आज का हमारा टॉपिक है द एक्ट ऑफ 1935 एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था देश की कानूनी प्रक्रिया में, विधायी यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो भी सरकार बनने या कानून बनने का जो होता है उसको हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान भी, क्योंकि ये जो 35 में एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपको संविधान, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी के आधार पर जो है संविधान लिखा गया आगे चल के भारत का। चलिए उसको, तो इसी के आधार पर जो है संविधान हमारा लिखा गया, आगे जो संविधान हमारा बनाया गया उसको जो है इसी के आधार पर बनाया गया। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी बात भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। तो ये मतलब माइलस्टोन इसलिए कहते हैं, मील का पत्थर, जो एक इंपॉर्टेंट कोई इवेंट होता है उसको हम कहते हैं माइलस्टोन। तो 1935 का जो एक्ट आया, जो कानून आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने कि जो सरकार का एक नया स्ट्रक्चर, एक नए तरह का सरकार का जो स्ट्रक्चर, संरचना जो है वो रखा देश के सामने, और यही स्ट्रक्चर आगे चल के हमारे देश के द्वारा अपनाया गया आज़ादी के बाद, और संविधान भी इसी कानून को बेस में रखकर इसी को बढ़ा चढ़ा के और लिखा गया संविधान। तो संविधान का जो मूल जो रूप है वो इसी से आया है, 1935 के एक्ट से आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या था ये कानून, कैसे आया, क्यों आया, और राष्ट्रीय आंदोलन से इसका क्या प्रभाव रहा, क्या जुड़ा हो रहा। You have read before that the 3 round table conferences were held in England to discuss change in the structure of government। देखिए, ये जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, मैंने आपको बताया था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 30, 31 और 32, 30, 31 और 32 में लगातार तीनों साल हुए थे। लेकिन अभी आपने तीसरे के बारे में डिटेल नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी आपको उतना बेसिक लेवल पर उसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, और वैसा उससे कोई खास बहुत निकल के नहीं आया। तो खैर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। तो इनमें क्या आखिरकार बातचीत हुई थी, क्योंकि जो लोग थे, जो देश के लोग थे, वो आगे आने वाले सरकार के लिए एक संविधान की मांग चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि आगे अब जो है हमारी सरकार किस तरह की हो इस देश में। ठीक है, वो सरकार में कुछ सुधार, अलग तरह का एक सरकार चाह रहे थे, जिम्मेदार सरकार, और सरकार में काफ़ी फेरबदल चाह रहे थे। अब तो देखिए, आपने पढ़ा कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग उठ रही थी, तो अंग्रेज घबराए हुए थे कि अब तो ये हमें रहने नहीं देंगे यहाँ पर। तो फिर बात चल पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि एक संविधान बनाया जाए और संविधान सभा जो है उसका गठन किया जाए और एक नए तरह की सरकार देश में लाई जाए। तो अब जो बातचीत ये चल रही थी, गोलमेज सम्मेलन, ये किस तरह की सरकार आगे हो देश में, इस पर जो है बहस चल रही थी। समझ रहे हैं? तो यही हमने लिखा कि द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन इंग्लैंड टू डिस्कस चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो अभी सरकार थी उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, उसके रूप में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके संरचना में, उस पर बहस हो रही थी वहाँ। द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड ओनली इन द सेकेंड कॉन्फ्रेंस। देखिए, इसको अंडरलाइन करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से। द कांग्रेस, एज यू नो, हैड डिक्लेयर्ड दैट ओनली द इंडियन पीपल वर competent टू डिसाइड as to what kind of constitution would be framed for the government of the country। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि नेहरू या और लोगों ने, कांग्रेस ने भी घोषणा कर दिया था कि सिर्फ भारतीय ही लोग हैं जिनको कि ये अधिकार है कि वो ये तय करें कि आगे चल के किस तरह की सरकार और उसके लिए कैसा संविधान इस देश में हो। हाँ, मतलब उन्हीं को अधिकार है। तो भारतीय लोग ही उचित लोग हैं, उन्हीं को ये सही अधिकार है कि वो ये तय करें कि आगे चल के इस देश में किस तरह की सरकार हो और उस सरकार के लिए किस तरह का संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो।
what kind of constitution would be framed for the government of the country. ठीक है. For this it had demanded the convening of a constituent assembly elected by the Indian people, each Indian adult enjoying the right to vote. तो इसके लिए क्या मांग की थी? फॉर दिस इट हैड डिमांडेड, यानी कांग्रेस ने मांग किया था, द कन्वीनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा का गठन किया जाए. और वो संविधान सभा किस तरह से बनी हो? इलेक्टेड बाय द इंडियन पीपल, जो कि भारतीय लोगों के द्वारा चुनाव से वो जो है बनाई गई हो. 35 में पास हो रहा है सर. हाँ. और ईच इंडियन एडल्ट एंजॉइंग द राइट टू वोट, और जो चुनाव हो उसमें हर भारतीय जो वयस्क है, एडल्ट है, उसको वोट देने का अधिकार हो, ऐसे चुनाव से. समझ गए? कांग्रेस क्या मांग कर रही थी? कांग्रेस ने मांग किया कि जो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए, उसका गठन किया जाए, जो कि चुनाव से बनाई गई हो, चुनाव के द्वारा बनाई गई हो, और उस चुनाव में जहां की हर भारतीय जो वयस्क है, एडल्ट है, उसको जो है वोट देने का अधिकार हो, ऐसे चुनाव से बनाई जाए संविधान सभा. गठन, बनाना, बुलाना, आयोजित करना, कई मतलब होते हैं. ठीक है. सभा बुलानी थी लोगों की, तो वो तो आपको चुन के आप बुलाएंगे सभा, जो लोग चुने जाएंगे उनकी कन्वीनिंग. ठीक है, समझ गए यहां तक? तो संविधान सभा की मांग उठ रही थी कि संविधान हो, और संविधान कौन बनाएगा? तो संविधान सभा बनाएगी. और संविधान सभा में कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जिनको देश का हर आम नागरिक जो कि वयस्क है, वो चुनाव के द्वारा उसका चयन करेगा, जो चुनेगा. इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? इलेक्शन तो हो ही रहे थे पहले से, लेकिन सभी को अधिकार नहीं होता था वोट देने का. पढ़ा तो था आपने का, जो सिर्फ लिमिटेड कुछ लैंडलॉर्ड्स को, प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटीज, ये सब को ही जो है वो था. तो अब ये कह रहे थे कि नहीं, हर भारतीय जो भी अगर एक अडल्ट है, यानी एक पर्टिकुलर एज के बाद जो भी है, तो उस सब को अधिकार होना चाहिए वोट देने का, ताकि उससे हमें ये पता चले कि देश का आम नागरिक क्या चाहता है. ठीक है. The British government, however, ignored this demand, and in August 1935 announced the Government of India Act. अभिषेक, तो ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को, जो कि कांग्रेस की ये जो मांग थी, इसको इग्नोर कर दिया, अस्वीकार कर दिया. और अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी एक नए कानून, जो कि भारत सरकार का कानून था, भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है उसे हिंदी में, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की घोषणा कर दी. ठीक है. जहां अधिनियम, जहां देश के लोग और कांग्रेस जो है वो ये मांग कर रही थी कि एक संविधान सभा का चुनाव के द्वारा गठन किया जाए, तो इस मांग को अस्वीकार कर दिया, इस मांग को अनसुना कर दिया ब्रिटिश सरकार ने. और अगस्त 1935 में उन्होंने 1935 के भारत सरकार अधिनियम की घोषणा कर दी, यानी कि नए कानून आने जा रहे हैं. और नेचुरल है, भारत सरकार कानून है, यानी कि भारत सरकार जो सरकार थी यहाँ, उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा था. तो इस कानून की घोषणा कर दी गई. क्या था इस कानून में, आगे देखेंगे. According to this act, India would become a federation if 50% of Indian states decided to join it. तो देखिए, सबसे पहला जो इस कानून का आपको यहां दिया गया है कि जो पहला प्रावधान है इस 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट का, जो समझिए पहला दिया, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इंडिया वुड बिकम अ फेडरेशन if 50% of Indian states decided to join it. कि अगर 50 आधे जो है देश में वो राज्य जो हैं, वो अगर इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इंडिया एक फेडरेशन बन जाएगा, संघ बन जाएगा.
ठीक है, पहला आपने कानून पढ़ लिया इसका प्रावधान कि अगर 50% जो है, कम से कम 50% अगर स्टेट्स भारत जो ब्रिटिश इंडिया है उसको ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, इंडिया का मतलब यहाँ क्या है, ब्रिटिश इंडिया से है, ध्यान रखिए इस बात को समझे। इंडिया अगर कहा जा रहा है यहाँ तो उन क्षेत्रों से मतलब है जहां की ब्रिटिश का शासन चल रहा था। तो पूरे देश में तो ब्रिटिश का ही शासन चल रहा था। नहीं, फिर प्रिंसली स्टेट्स में कहाँ ब्रिटिश का शासन चल रहा था। अच्छा, इसमें प्रिंसली स्टेट। हाँ हाँ, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ जो स्टेट्स का मतलब क्या है, प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर 50% जो आपने पढ़ा कि 562 के करीब में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो अगर उनमें से आधे कम से कम अगर भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक संघ बना दिया जाएगा, ठीक है, उन सब का मिला के फेडरेशन बन जाएगा। हाँ, फेडरेशन। कैसे कनाडा है, अमेरिका है, क्या आवाज हो रहा है उधर से, चलिए। यहाँ पे स्टेट मतलब प्रिंसली रजवाड़े। हाँ हाँ, दे वुड देन, है नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ, दे वुड देन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द 2 हाउसेज ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, दे वुड देन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द 2 हाउसेज ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो कहा जा रहा है कि अगर 50% से ज्यादा स्टेट ज्वाइन कर लेते हैं तो इंडियन फेडरेशन बन जाएगा वो, और उस फेडरेशन का तब जो है, जो कि 2 सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज बन गए थे, आपने पढ़ा था कि जो सेंट्रल असेंबली थी उसको 2 में बांट दिया गया था, काउंसिल को, एक असेंबली और एक काउंसिल। तो वहां पर जो है अगर फेडरेशन बन जाएगा तो उनकी बहुत बड़ी संख्या में उनके रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे वहां पर इंडियन फेडरेशन का। हाउएवर द प्रोविजंस विथ रिगार्ड्स टू फेडरेशंस वर नॉट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन ये कहा जा रहा है, आगे की बात बताई जा रही है कि ये जो प्रावधान किए गए थे फेडरेशन को लेके, इनको आगे चल के लागू नहीं किया गया, ठीक है, इनको खाली बात कह के छूट गया था, आगे कभी ये लागू हुए नहीं, ठीक है। द एक्ट मेड नो रेफरेंस इवन टू ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस मच लेस इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो ये जो कानून था इसने जो है, इसने तो डोमिनियन स्टेटस का भी कोई चर्चा नहीं किया, आजादी तो बहुत दूर की बात है, समझ गए। जो अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग रख रहे थे, तो यहां तो डोमिनियन स्टेटस का भी चर्चा नहीं किया गया। नो रेफरेंस इवन टू ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस मच लेस इंडिपेंडेंस, यानी आजादी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। डोमिनियन स्टेट, हाँ, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। विथ रिगार्ड टू द प्रोविंसेस, द एक्ट ऑफ 1935 was an improvement on the existing position। तो ये तो था जो हम पूरे देश के स्तर पर अगर बात कर रहे थे। अगर अब हम प्रोविंसेस के स्तर पर बात करें तो विथ रिगार्ड टू प्रोविंसेस, तो एक्ट ऑफ 1935, जो ये कानून आया 1935 का, इट वॉज एन इम्प्रूवमेंट ऑन एग्जिस्टिंग पोजिशन। पहले से जो स्थिति बनी हुई थी प्रोविंसेस में, सूबों में, राज्यों में, उनसे अब इसमें बेहतर स्थिति दी गई थी, ठीक है। जो पहले से चला आ रहा था प्रोविंसेस में, जिस तरह का सरकार व्यवस्था चला आ रहा था, उससे यहां पर और सुधार किया गया। क्या किया गया? एग्जिस्टिंग पोजीशन मतलब अब जो, हाँ, जो उस समय हालात थे वहां, जो परिस्थिति थी पहले से। इट इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज नोन एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए, पहले क्या आपका था, 1919 का जो एक्ट आया था आपका, क्या था? मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें आपको मैंने बताया था कि प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई थी, ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है।
तो कुछ पावर दे दिए गए थे इंडिया के जो मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए थे उनको, और कुछ जो है बाकी लोग जो है वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे उनको शक्तियाँ थी, इसलिए इसको ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते थे, डायरकी बोलते थे। उसको ख़त्म कर दिया गया था। और अब जो है तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखिए याद रखिएगा पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज नोन एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टर्म हम यूज करते हैं उसको यहाँ लाया गया था प्रोविंसेस के लेवल पर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इस ऑटोनॉमी स्वायत्तता कहते हैं हिंदी में, स्वायत्तता यानी अपने आप में फैसला लेने की शक्ति बिना किसी से पूछे हुए, स्वायत्तता कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, ऑटोनॉमी बहुत बार टर्म आएगा आपके स्टडी में, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटो का मतलब बाय सेल्फ, बाय योर ओन, और नॉमी का मतलब यहाँ डिसीजन। तो ऑटोनॉमी जहाँ कि आप अपने आप से कोई काम कर सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं और आपको किसी और पर वो करने की जरूरत नहीं है, ऑटोनॉमी कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ, शक्ति। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कहा गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ, द मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट वर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कहा गया कि जो मिनिस्टर्स होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सूबों में जो सरकार बनेगी, उनके जो मंत्री होंगे वो जो है लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे कि आज देश में भी होता है कि जो भी मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये देखिए वहां से ही ये स्थिति आ गई कि मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट, यानी 1935 एक्ट के कारण वो जो है देवर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर वर इंक्रीज्ड। अब यहां देखिए जो पावर्स थे लेजिस्लेचर की उसको बढ़ाया गया। बहुत बार से मांग चल रही थी लेकिन अब जाके सुना, 50 साल पहले से मांग चल रही थी कि लेजिस्लेचर्स का पावर बढ़ाइए, तो तब नहीं बढ़ाया, अब जब हालत खराब हुई तब बढ़ा दिया। तो पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर यानी कि जो असेंबलीज थी यहाँ पर, असेंबली या काउंसिल थी प्रोविंसेस में, उनको और पावर दे दिया गया। पहले तो आपको बताया था उनको पावर ही नहीं ज़्यादा, नाम के लिए बना तो दिए गए थे लेकिन उनको वास्तव में कोई रियल पावर्स नहीं थे बहुत ज़्यादा, गवर्नर को ही पावर होते थे, तो उनको जो है और पावर दिया गया। हाउएवर इन सर्टेन मैटर्स लाइक द पुलिस द गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी। लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि पुलिस थी, कानून था, तो वहां सरकार को ही अधिकार था, मंत्री लोग नहीं कर सकते थे, वहां गवर्नर और उसके जो अधिकारी थे उन्हीं को ये शक्ति थी पुलिस के बारे में कोई फैसला करने या और ऐसे मामले थे। ठीक है, द राइट टू वोट ऑल्सो रिमेन्ड लिमिटेड। वोट देने का अधिकार दिया गया लेकिन फिर भी ये अभी सीमित रहा, सबको नहीं मिला, जैसा कि ये लोग मांग कर रहे थे कि सभी भारतीय जो वयस्क हैं उनको अधिकार हो। ओनली अबाउट 14% ऑफ द पॉपुलेशन गॉट द राइट टू वोट। जो पहले कितने लोग को था, 1% को था पहले, याद है ना, बताए थे, सिर्फ 1% जनता को था, अब जो हो गया 14% जनता को वोट देने का अधिकार मिल गया। द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ कोर्स remained in the hands of the British government and they were not responsible to the legislatures। तो यहाँ पर एक बात है कि जो अपॉइंटमेंट, नियुक्ति थी गवर्नर जनरल की और गवर्नर की, यानी कि जो पूरे देश का जो होता था गवर्नर जनरल और जो प्रोविंसेस या प्रेसिडेंसीज का जो होता था गवर्नर, तो उसका जो अपॉइंटमेंट है ये सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हाथ में रहा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो लेजिस्लेचर्स के लिए कोई तरह की जिम्मेदार नहीं थी। तो ये सब देखिए, ये सब जो है कुछ हमने उनके प्रावधान पढ़े कि क्या क्या कहा गया था इस एक्ट में। द एक्ट नेवर केम नियर द ऑब्जेक्टिव,
that the nationalist movement had been struggling for। तो ये जो कानून लाया गया, ये जो मांगे उठ रही थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, उनके नजदीक भी कहीं नहीं आया। ठीक है, जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, जो आंदोलन हमारा चल रहा था, जो मांग चल रही थी, अभी आपने पढ़ा था पीछे मांगों को, उनके कहीं नजदीक भी नहीं भटका ये, इसके जो दिया गया था लक्ष्य, जो जिन लक्ष्य को रख के संघर्ष कर रहे थे, मांग कर रहे थे, यानी जो मांगे थी लोगों की, उनके कहीं आसपास भी ये नहीं भटका। बस बहुत दूर की बात है कि हाँ ठीक है, शक्तियाँ बढ़ा दी, कुछ कुछ में अधिकार दे दिया। ठीक है, यहाँ तो पूर्ण स्वराज पर यहाँ मांग कर रहे थे, तो यहाँ पूर्ण स्वराज तो भूलिए, अभी स्वराज भी नहीं था। तो ये सब जो ब्रिटिश कर रहे थे 35 में जो एक्ट लाए, ये अपने मन से किए। तब अब नाराज था लोग, तो ठंडा करने के लिए कुछ देना पड़ेगा ना। लोग गुस्साया हुआ था, तो उसको गुस्सा ठंडा करने, तो फिर विद्रोह कर देता सब, है ना। तो समय समय पर कोई गुस्साया रहता तो उसको पानी पिलाया जाता है कि ठंडाइए, थोड़ा देर फिर बहस हुआ, फिर गर्माए, फिर थोड़ा सा पानी पीजिए। तो वैसे ही पानी पिला रही थी बार बार जो है जनता को, जब गुस्साती थी तो। ठीक है, हाँ। एट इट्स 1936 सेशन हेल्ड एट लखनऊ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द कांग्रेस रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो यहां देखिए कि पहली बार यहाँ पर लखनऊ में जो सेशन हुआ, यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ठीक है, तो 1936 सेशन जो कि लखनऊ में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो यहाँ जो है कांग्रेस ने इस कानून को, उसको बहिष्कार कर, उसको रिजेक्ट कर दिया। बोला नहीं, ये कानून हमें नहीं चाहिए, ये मांगे हम क्या स्वराज, पूर्ण स्वराज मांग रहे थे, ये जो है तो ये तो डोमिनियन स्टेटस में नहीं दिया, बोलता है शक्ति बढ़ा देंगे लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो इसको बहिष्कार किया इस सेशन में कांग्रेस ने जो है। इट रिपीटेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कांग्रेस ने फिर से अपनी मांग दोहराई कि हमें एक संविधान सभा का गठन करना होना चाहिए जो है। संविधान सभा की मांग को फिर से कांग्रेस ने उठाया। However, it decided to participate in the elections to the provincial legislative assemblies that were held in 1937। तो इसने, हालांकि कांग्रेस ने यह तय किया कि जो चुनाव आने वाले थे 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, यानी कि जो सूबों में, प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव होने वाले थे, चुनावों की घोषणा हो गई थी, तो उन चुनावों में पार्टिसिपेट करने का तय किया गया। इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट इट वुड सीक टू एंड द एक्ट, और कांग्रेस ने घोषणा की कि वो ये जो कानून लाया गया है 1935 का, इसको खत्म करने की कोशिश करेगी। ठीक है, द कांग्रेस प्रिपेयर्ड इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो which said that poverty and unemployment were the major problems of India। तो कांग्रेस ने अपना चुनाव के लिए एक घोषणा पत्र बनाया, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसमें अपना अपना जो है वो ठगने के लिए वादा सब किया जाता है। ठीक है, कि हाँ ये देंगे, ये देंगे, ये करेंगे। तो उस समय भी होता था, अब कितना दिया नहीं है तो अलग बात है। तो जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसको बनाया कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए, और उसमें यह कहा कि गरीबी और बेरोजगारी यही इस देश की मुख्य समस्याएं हैं। अभी भी है। ठीक है, तो गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है, ये मुख्य समस्याएं हैं इस देश की। देखिए, जब तक आदमी आलसी रहेगा हमेशा ही हजारों साल तक रहेगा। आदमी जब तक आलसी आराम पसंद रहेगा तो बेरोजगारी रहेगी ही रहे। बेरोजगारी एक होता है जबरदस्ती की बेरोजगारी, हम काम नहीं करेंगे तो ये भी बेरोजगारी है, थोड़े कि काम नहीं मिल रहा है। आधी जनता तो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रही है। तो खैर, तो कांग्रेस ने जो है अपना इस इलेक्शन के लिए, जो कि 1937 में होने वाले थे, जो प्रोविंसेस में इलेक्शन होने वाले थे, जैसे स्टेट में आज इलेक्शन आपका होता है विधानसभाओं के लिए, वैसे उस समय प्रोविंसेस में होता था इलेक्शन।
तो प्रोविंसेस में जो इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए अपना घोषणा पत्र बनाया, और जिसमें कि कांग्रेस ने क्या घोषणा किया कि इस देश की मुख्य समस्याएं गरीबी और बेरोजगारी है। किस लिए लिखा है ऐसा? आम आदमी का वोट ठगना था, तो आम आदमी की समस्या को अपना घोषणा पत्र कर दिया कि अब गरीबी और बेरोजगारी, आज़ादी वगैरह भूल गए क्योंकि अभी वोट लेना है। हाँ, तो आम आदमी से वोट लेना था, उसकी बात रखेगा तब ना वोट देगा कांग्रेस को। समझिए राजनीति को, ऐसे ही आज भी राजनीति होती है। तो उन्होंने कहा हाँ कि गरीबी और बेरोजगारी ही इस देश की मुख्य समस्या है, जो कि एक सच्चाई भी थी, ऐसा नहीं है, मजाक में कहना अलग बात है। तो ये था कि हर चीज की जड़ जो थी वो गरीबी और बेरोजगारी ही थी, हर चीज की जड़। आपने पढ़ा, जितनी भी आदमी, अगर जब आप एक बार एडल्ट हो जाते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उनकी जड़ यही तो चीज होती है, या तो गरीबी या बेरोजगारी। ठीक है, एडल्ट जीवन का यही तो दुख है, गरीबी और बेरोजगारी। The election became an important occasion to mobilize the people on important political, economic and social issues. तो यहाँ जो देखिए, यही अभी आपको जो समझा रहे थे, देखिए मेरी बातों का भी हल्के में नहीं, हम मजाक में भी बात कहते हैं तो उसका बड़ा उसका वो होता है, उसमें गुड़ कुछ बात होती है। देखिए आगे आपको सेंटेंस में लिख दिया कि द इलेक्शन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन to mobilize the people on important political, economic and social issues. तो ये जो चुनाव हो गया, ये फिर से आम जनता को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर उनको गतिमान करने का एक मुद्दा बन गया। गतिमान करना, हलचल मचाना, उनको कुछ एक्टिवेट करना, सक्रिय करना। तो हाँ, एक्टिव बनाना। तो चुनाव जो आ रहे थे, तो चुनाव फिर से एक जो है ऐसे घटना बन गई, ऐसे एक मुद्दा बन गया कि जहां की देश की आम जनता को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर उनको फिर से सक्रिय, चेतना उनकी जगाई गई कि हाँ देखिए देश में क्या समस्या है। होता है ना, जब चुनाव आता है तो हम लोग देश के प्रति ज़्यादा जागृत हो जाते हैं, चुनाव चला जाता है तो सब देश भूल के अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, घर परिवार। और जब चुनाव आया रहेगा तो सब देश का जो है, सबको, किसान भी रहेगा उसको प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए, पूरा बहस होने लगेगा। ठीक है, देश की सारे मुद्दे उसको उस समय दिमाग में आ जाते हैं, उस समय सब खेत वेत भूल जाता है। ठीक है, हाँ, और उसके बाद जब एक बार बन गई सरकार तो फिर अपना काम धाम, फिर सरकार को भूल जाता है, फिर हमको क्या चाहिए यही याद रहता है। तो इसलिए चुनाव जो है जैसे आज है उस समय भी, तो चुनाव लोगों को, उनको देश के मुद्दों पर जो है उनको एक्टिवेट, सक्रिय करने का एक महत्वपूर्ण जो है वो कारण बन गया, जो है एक मुद्दा बन गया, घटना बन गया। देखिए आज भी क्या होता है, बीजेपी सरकार जब आपको चुनाव आएगा तो लोग को पूरा समस्या के बारे में देश के बताएंगे, देखिए देश में ये समस्या है, वो है, कांग्रेस ये किया वो किया। सरकार बन जाने के बाद सब भूल जाता है, क्योंकि करना पड़ेगा अब तो। अब बोलेंगे, चर्चा करेंगे तो अपना ही कमी दिखेगा, सब बोलेगा हाँ हाँ देखिए तो आज भी रोड खराब है, आपकी सरकार चल रही है 2 साल से। तो चुनाव हो जाने के बाद सब समस्या भुला जाता है देश का, समझ गया। हाँ, और फिर 5 साल बाद ही याद आता है, 5 साल बाद ही फिर से याद आता है, जब अगला चुनाव आता है तो फिर से देश की समस्याएं सबको याद आने लगती है कि अरे ये समस्या है, वो समस्या है। ठीक है, हाँ, देखिए, द मुस्लिम लीग एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर क्लेम्ड टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है कि मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, जो कि सच्चाई नहीं था, लेकिन वो ऐसा दावा करती थी कि भारत में मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि जो है वो हम ही हैं, भारत के मुसलमानों के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हम ही हैं। ऐसा वो झूठे दावे हमेशा करती रही थी। आपने देखा कि उसको कहीं कोई ऐसा नहीं था। कब तक? 1939 तक। 1939 के बाद फिर उसको काफी सपोर्ट मिलने लगा था। हाँ, द कांग्रेस वॉज एन देखिए, द कांग्रेस वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडियंस
इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंट रिलीजन्स। देखिए, कांग्रेस जो है ये ऐसा संगठन था जो कि सभी भारतीयों का था, बिना किसी धर्म का भेदभाव किए हुए। ठीक है, कांग्रेस देश के सभी भारतीयों का संगठन था, बिना किसी धर्म या और तरह का भेदभाव किए गए। इरेस्पेक्टिव मतलब बिना उनके किसी इस तरह के सोच के, बिना किसी उस धर्म के आधार के, किसी धर्म के आधार पर। हाँ। मेनी ऑफ इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स वर मुस्लिम्स। ठीक है, इसके जो बहुत सारे जो मुख्य जो नेता थे, इसके जो नामी गिरामी नेता थे, वो कौन थे? मुसलमान थे, मुस्लिम्स थे। You have already read about the system of separate electorates for Muslims and later for Sikhs। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पहले मुसलमानों के लिए और बाद में सिखों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया गया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। हिंदी में इसको कहते हैं पृथक, सेपरेट, पृथक, अलग निर्वाचन प्रणाली यानी इलेक्टोरेट, चुनाव की व्यवस्था। तो हाँ हाँ, तो चुनाव प्रणाली मतलब कि जहाँ पर वोटिंग होता है वो पूरा सिस्टम ऑफ इलेक्शन, समझ गए? इलेक्टोरेट मतलब हाँ, इलेक्शन सिस्टम। तो क्या बोले सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को? हाँ, पृथक निर्वाचन प्रणाली, प्रणाली हो गया सिस्टम। प्रणाली। हाँ, यानी कि क्या होता था कि वहां क्या होता था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती थी, जहां की जो जिसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, अगर मुस्लिम्स के लिए है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हो गए वो मुस्लिम ही डिक्लेयर हो गए, और वहां सिर्फ मुसलमान लोग ही वोट करेंगे और मुसलमान ही चुना जाएगा। और सिख के लिए रिजर्व नहीं है, रिजर्व अलग चीज है। रिजर्व तो सीट होता है, वोटर थोड़े होता है रिजर्व, वोटर तो सब ऐसे होते हैं रिजर्व में। ठीक है, यहां पर क्या था कि सिर्फ वही लोग वोट भी करेंगे और उन्हीं का कैंडिडेट खड़ा होगा, सिख के लिए भी था। यानी दोनों रिजर्व हो गए, वोटर भी रिजर्व हो गए और कैंडिडेट भी रिजर्व हो गए। यही जो है बाद में कि सिखों के लिए भी लाया गया था, ये आप पढ़ चुके हैं। इट हैड बीन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हाँ, इलेक्टोरेट का मतलब सिस्टम ऑफ इलेक्शन, प्रणाली, इलेक्टोरेट चुनाव व्यवस्था, चुनाव प्रणाली। सिस्टम मतलब प्रणाली। यस सर। It had been condemned as a deliberate policy of the British government to create disunity among the Indian people। आप पढ़ चुके हैं इस बात को कि जब सिखों के लिए भी अलग से बाद में लाया था तो इसकी बड़ी निंदा की गई थी देश के नेताओं के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा। तो इट हैड बीन कंडेम्ड, इसकी निंदा की गई थी, एज अ डेलिबरेट पॉलिसी, जो जानबूझ के सोची समझी नीति थी ब्रिटिश सरकार की, सोची समझी। डेलिबरेट का मतलब सोचा समझा, सोचा विचारा हो, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के डिक्शनरी दोनों बात है, वही है, जानबूझ के यानी सोच समझ के, है ना। तो जो सोची समझी नीति थी ब्रिटिश सरकार की, किस कारण? टू क्रिएट डिसयूनिटी अमंग द इंडियन पीपल, भारत के लोगों में फूट डालने के लिए, उनमें भेद पैदा करने के लिए। तो इस जो ये सिखों के लिए अलग से बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया गया था, इसको पूरे देश के लोगों के द्वारा निंदा किया गया था कि ये ब्रिटिश सरकार की सोची समझी हुई नीति है, ताकि भारत की जनता में, भारत के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं आज़ादी के लिए, उनमें फूट डाल दी जाए। ठीक है, हाँ, आगे देखेंगे। इट हैड सक्सीडेड टू सम एक्सटेंट इन क्रिएटिंग कम्युनल फीलिंग्स अमंग द पीपल, और कुछ हद तक ये जो ब्रिटिश सरकार है इसमें सफल भी हुई थी। मैंने बताया कि जब आप दे दिया गया था तो कुछ लोग को तो जरूर लालच हो जाता है कि भाई हमारे लिए अलग से है, हमारे लिए होगा, तो उन्हें अच्छा लगने लगता है ये सब विचार जो है। तो कुछ हद तक जो है ब्रिटिश सरकार ऐसी सांप्रदायिक भावनाएं पैदा करने में सफल भी रही थी। मतलब सफल होना, हाँ, मतलब कुछ हद तक, कुछ सीमा तक। यस सर। तो देश के लोगों में सांप्रदायिक भावना
पैदा करने में कुछ सीमा तक जो है ये लोग सफल भी हुए थे। क्रिएटिव कम्युनल पार्टीज, कम्युनल फीलिंग्स, कम्युनल फीलिंग भावना। लीजिएगा। अरे क्या हुआ? नहीं की हो। लगता है तो अच्छा तुम लोग की हो। कम्युनल पार्टी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से लिखो लिखो हो जाता है। यहाँ पे कहीं पे अभ्यास क्रिएटिव कम्युनल चलिए उसको लिख लीजिएगा। कहीं के लिए यहाँ इतना इतना ठीक है हिंदी में समझता होगा। इसलिए इससे बहुत आवाज करता है तो वजह इसका सर इंस्पाइट तो अब तो साथ लिखा जाता है सर, पहले तो नहीं लिखा जाता। मतलब सिस्टम ऑफ इलेक्शन। मुस्लिम सर से सब पूछिएगा तो सर बोलेगा कि एससी एसटी को अलग कंट्री देने के, जैसे मुस्लिम लोग का अलग कंट्री बना उसी की तरह एससी एसटी का भी अलग कंट्री बनने वाला था, उस तरह से बोलेगा। लेकिन जब बुक में जब देखे तो लिखा हुआ है कि एक अलग इलेक्टोरेट बनाया था, लेकिन गांधी जी अक्सर किए बुक में कुछ और है। मुस्लिम लोग कुछ ना कोई आइडियोलॉजिकल कुछ भी बोल के फैला देता है सोसाइटी में, बिना पढ़े हुए कुछ ना कुछ जो मन में आया आलतू फालतू बात सोसाइटी में फैला देता है, अजानता कुछ नहीं है। वो बोलता है भाई ये बंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे नहीं बोलता है कोई मुस्लिम। इसलिए प्रयोग करते हैं। पता किसी को नहीं होगा क्यों नहीं बोलते, लेकिन ये जरूर होगा कि हम नहीं बोलेंगे। शिवदास भी नहीं बोलता है। शिवदास बोलता है चलिए स्कूल में खड़े रहते थे, नहीं बोलते। वही वाला बात हो गया जब हाँ। स्टूडेंट होता था और एंजॉय माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी स्टूडेंट हाथ नीचे कर दिया। आइए तो हाँ देखिए, तो यहाँ हमने देखा कि जो सिखों के लिए लाया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, और जिसकी की निंदा की गई पूरे देश के द्वारा, लेकिन सच्चाई ये थी कि कुछ हद तक जो ब्रिटिश सरकार थी लोगों में सांप्रदायिक भावना पैदा करने में जरूर सफल रही थी। यहाँ पे सफल हुए ना, हाँ। succeeded, सफल हुआ, सफल रही। हाँ, however, in spite of all the encouragement that the British rulers gave them, the communal parties failed to make much headway. तो कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो सांप्रदायिक दल थे यानी कम्युनल पार्टीज जो थे, जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिखों की थी, सब जो भी थे, तो ये जो पार्टीज थी ऐसी कम्युनल पार्टीज, और इनको हालांकि ब्रिटिश शासकों द्वारा कितना ही सह दिया जा रहा हो, बढ़ावा दिया जा रहा हो, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा समाज में अपनी पकड़ नहीं बना सके। हेडवे का मतलब हुआ यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना या ग्रो करना, विकास करना, फैलाना जो भी। तो कहा जा रहा है कि हालांकि ब्रिटिश सरकार इन्हें बहुत सह देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी ये जो सांप्रदायिक दल थे, कम्युनल पार्टीज थी, ये समाज में अपना बहुत प्रभाव नहीं बढ़ा पा रही थी। इन्हें कोई आगे बढ़ने का रास्ता बहुत नहीं मिल रहा था। देखिए दिस के बावजूद, हाँ ठीक है, ब्रिटिश शासकों द्वारा सह दिए जाने के बावजूद जो सांप्रदायिक दल थे, समाज में इनको कोई जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं फैला सके अपना। ठीक है, दिस बिकेम क्लियर इन द इलेक्शंस दैट वर हेल्ड इन 1937, और ये जो है 1937 में जो चुनाव कराए गए उससे स्पष्ट हो गया उसके नतीजों से। ठीक है, क्या नतीजा था? एक लाइन में बस है, द कांग्रेस स्वेप्ट द पोल्स, यानी कांग्रेस ने चुनाव में बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए थे, बहुत ज़्यादा सीटें जीती थी,
जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार स्वेप्ट द पॉल्स, उसने बिल्कुल चुनाव में धार अपनी बहा दी बिल्कुल। तो उसी तरह कांग्रेस की धारा बही इस चुनाव में जो है बहुत ज़्यादा सब जगह। स्वेप्ट द पॉल्स मतलब बिल्कुल बड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे उससे जीतना जो है, भारी मात्रा, हाँ। अच्छी तरीका से। देखिए क्या था नतीजे इन 6 प्रोविंसेस, देखिए इन 6 प्रोविंसेस इट वन एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, इन 6 प्रोविंसेस इट वन एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। 6 जो प्रोविंस थे उसमें तो बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि पूरी तरह से मेजॉरिटी आया, इसको भारी बहुमत आया। इन 3 अदर्स इट वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और बाकी 3 प्रोविंस में जो है ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, यानी कि बहुमत तो नहीं आया था लेकिन सबसे ज्यादा सीटें या वोट पाने वाली पार्टी जो है वो थी। तो बहुमत मतलब बहुत ज्यादा है। बहुमत मतलब वहां तो आप जीत गए सीट, अच्छा। ठीक है। और जहां आप जीते नहीं यानी कि बहुमत का आंकड़ा नहीं आप पार किए लेकिन आप सबसे ज्यादा वोट पाने वाले रहे। जीते नहीं लेकिन सबसे ज्यादा वोट, ये कैसे? हाँ, तो पहले इस तरह का जो चुनाव व्यवस्था था कि जहां की आप जो है मतलब कि सीटें उनको ये थी, मतलब सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी नहीं थी, समझ रहे हैं। चुनाव होता है तो क्या होता है, कैंडिडेट जीतते हैं, तो कैंडिडेट जीतते हैं जिनका मेजॉरिटी में होता है वहां उनकी सरकार बनती है। नहीं होता है तो मिली जुली सरकार बनाते हैं, है ना। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि 6 प्रोविंस में तो ये सबसे ज्यादा इसको मेजॉरिटी में सीट आ गई तो वहां तो उनकी अपनी सरकार बनेगी। 3 में जो है इनकी मेजॉरिटी नहीं आई थी तो इसलिए वो सबसे ज्यादा सीट पाने वाली पार्टी बन गए। समझ गए, हाँ। तो मतलब ये 3 में मतलब कि और सब कंपेयर में सबसे ज्यादा वोट था, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें थी, हाँ। गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा था, हाँ, हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं था। था। द मुस्लिम लीग which claimed to represent all the Muslims secured less than a quarter of seats reserved for Muslims। और मुस्लिम लीग जो थी, जो कि ये दावा करती थी कि सब मुसलमानों को का वो नेतृत्व करती है, उसको 1/4 से भी कम जो है वो सीटें आई थी उन सीटों पर जहां की मुसलमानों के लिए रिजर्व था। रिजर्व होने पर भी जो सीटें रिजर्व थी वहां भी इसको 1/4 से कम सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को, ठीक है। ओपन तो इलेक्शन की बात ही नहीं है, जहां मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व थी वहां भी ये 1/4 सीट नहीं जीत पाए मुस्लिम लीग, और दावा करते थे कि हम ही सिर्फ मुसलमानों के जो है नेता हैं। सब भाग गया होगा। ठीक है, नहीं देखिए इसी घटना से ये जो घटना घटी है, समझिए ये जो घटना घटी 1937 वाला, इसी ने बौखला दिया जिन्ना और कुछ और लोगों को, ठीक है, जो कि कांग्रेस में थे। तो जिन्ना का बड़ा प्रभाव था कांग्रेस में जिन्ना का नेहरू से ज्यादा प्रभाव था, ये जानिए बात को। क्यों भाग गया मतलब? भागा नहीं था, इनको भेजा गया था जान के मुस्लिम लीग में। कांग्रेस वालों हाँ, कांग्रेस वालों ने ही भेजा था कि आप जाके मुस्लिम लीग में, और मुस्लिम लीग जो हमारे खिलाफ काम करता है उसको अपने में मिला लीजिए। हाँ, तो कांग्रेस के बड़े मजबूत नेता थे और इनको जान के कांग्रेस वालों की तरफ से भेजा गया कि आप मुसलमान हैं, आप मुस्लिम लीग जो हमारे खिलाफ काम करते रहता है उसके वहाँ बहुत से मन में गलत फहमियाँ हैं जिस कारण से भी करता है, तो आप जाके और उसको समझा बुझा के हमारे साथ काम करने के लिए तैयार कीजिए। तो इसलिए भेजा गया, ठीक है। वहाँ गए, मैंने आपको बताया कि 1-2 घटनाएं हुई जिससे कि थोड़ा सा उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, और ये जो फिर जो हुआ तो इससे फिर जिन्ना जो है बौखला गया कि इतनी कम सीटें आई। मतलब जिन्ना जो कि एक समय भाई देश का अपने आप को नेता, गांधी के अलावा किसी के जिन्ना के सामने बात नहीं चल पाती थी, गांधी ही थे जो जिन्ना के सामने अपनी बात को जोरदार से रख यानी उसकी बात को दबा पाते थे, ठीक है। नेहरू से दबते नहीं थे जिन्ना। और तो और उस समझिए कि ऐसा लीडर चला जाए और उसको 1/4 भी सीट नहीं आ रहा है मुसलमानों के लिए जो रिजर्व है उसमें, तो नेचुरल है कि फिर अपने दावेदारी के लिए कुछ ना कुछ करते जिन्ना, और वही उन्होंने किया, ठीक है।
तो क्या हुआ देखा आपने, ये देखिए ये 1937 के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्होंने ही आगे चल के देश की राजनीति को तय किया। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब चुनाव हुए तो क्या हुआ कि 6 में तो कांग्रेस की अपनी सरकार बनी। देखिए यहीं पर वो घटना हुई है, हम आपको बताएंगे। कांग्रेस की हाँ, मुस्लिम लीग थी ना? 6 में तो कांग्रेस की सरकार बनी अपनी बहुमत की। 3 में जो है ये सबसे ज्यादा सीटें वाली पार्टी थी, किसी को मेजॉरिटी नहीं थी वहां। ठीक है, और मुस्लिम लीग को तो 1/4 से भी कम सीटें मिली थी। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वेयर द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड बीन ग्रोइंग अंडर लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी। द मुस्लिम लीग डिड नॉट विन अ सिंगल सीट। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की अगर हम बात कहें, जो पंजाब के और पाकिस्तान का इलाका था, तो वहां का जो प्रोविंस था, वहां जहां की राष्ट्रीय आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में चल रहा था, जिनको कि सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर, तो वहां तो मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं आई। ठीक है, द हिंदू कम्युनल पार्टीज वर ऑल्सो डिफीटेड, और साथ ही साथ जो हिंदू जो कम्युनल पार्टीज थे, जो हिंदू जो धार्मिक इस तरह का सांप्रदायिक जो दल थे, उनको वो भी हार गए, उनको भी एक भी सीट नहीं आया था। द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस शोड दैट द पार्टीज बेस्ड ऑन रिलीजन डिड नॉट हैव मच इन्फ्लुएंस। तो इन चुनावों के नतीजों से यह बात समझ में आई, स्पष्ट हुई थी कि जो भी दल जो धर्म के आधार पर जो है सांप्रदायिक दल हैं, उनको जो है समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। आपने देखा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ था कि मैंने बताया कि आखिर क्यों मोहम्मद अली जिन्ना डिसअपॉइंट हो गए थे और बौखला गए थे, कि कांग्रेस जिसको कि 6 में तो अपनी बहुमत थी तो सरकार बनाती डायरेक्टली, 2 में जो है, 2 में कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी थी, 2 में कि 3 में, हाँ 3 में। ठीक है, 3 में जो है इसको सबसे बड़ी पार्टी थी, और मुस्लिम लीग वहां पर जो है सेकंड में थी, सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग थी। 2 जगह पर, शायद 2 जगहों पर, 3 में नहीं 2 जगहों पर। वहां पर क्या हुआ कि कांग्रेस ने, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी और गठबंधन बना के सरकार बनाना था, तो मुस्लिम लीग को बिना मुस्लिम लीग को कंसल्ट भी नहीं किया, और जो उनसे छोटी पार्टी थी उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। तो ये बात बहुत नागवार गुजरी जिन्ना को और मुस्लिम लीग को, कि हम लोग जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, हम लोग से बात तो करना चाहिए था, तो हम लोग को तो टोटली इग्नोर कर दिए, और हमसे भी छोटी पार्टी जो हमसे भी कम सीटें पाई थी उससे सब गठबंधन करके सरकार बना लिए। ठीक है, तो इस घटना से जो भी कारण रहा हो, सही गलत तो अब ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक उस समय इतिहास अभी आप जान नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी कारण हो, लेकिन इस घटना से बहुत क्षोभ, बहुत ये पहुंचा था जिन्ना को, कि हमें मतलब कांग्रेस ने बात करने लायक भी नहीं समझा, और इस वजह से थोड़ा सा फिर कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया था, और माइनॉरिटी कम्युनिटी से, ये सॉरी मेजॉरिटी कम्युनिटी से, हिंदुओं से, कि ये लोग जो है मुसलमानों को नहीं वो देंगे, हक नहीं देंगे। जब हम सीटें जीते हैं और हम सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो हमसे गठबंधन करने में क्या इनको दिक्कत था? हमें अप्रोच तो करते, तो अप्रोच भी नहीं किया, सीधे जाके तीसरी पार्टी से जाके वो कर लिया। तो ये घटना का एक जो है गलती हम मानते हैं कि इतिहास में कांग्रेस के द्वारा हुआ, जिससे कि उनके मन में इस तरह की भावनाएं फिर बदली और पैदा हुई। रीजन जो भी रहा हो, ठीक है, लेकिन जो है बात है कि आपको जो है जो उससे बात करनी चाहिए थी कम से कम। तो एक ये घटना और 1-2 घटना और हुई थी, जिससे कि फिर जिन्ना का जो है रुख बहुत बदल गया था। हाँ, और आगे बताएंगे। तो चलिए, तो यहाँ हमने देखा ये चुनाव देखिए बहुत महत्वपूर्ण थे, यहाँ से देश का एक अलग दिशा इन चुनावों ने दिया। आपने देखा कि अब तक इन चुनावों तक सांप्रदायिक दलों का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था समाज पर। अब तक भी समाज ने अपने कांग्रेस या जो दल उनके लिए राजनीति में काम कर रहे थे उन्हीं को वोट दिया था। देखिए, द कांग्रेस, अब चुनाव हो गए, नतीजे घोषित हो गए। द कांग्रेस हेल्ड अ स्पेशल कन्वेंशन इन दिल्ली,
एक विशेष बैठक, विशेष सभा बुलाई गई दिल्ली में इन चुनावों के बाद, बैठक होगा, कन्वेंशन, ठीक है, एक बड़ी सभा होता है कन्वेंशन, तो एक विशेष सभा बुलाई गई दिल्ली में। एवरी कांग्रेसमैन हु वाज इलेक्टेड टुक द फॉलोइंग प्लेज, और जो भी कांग्रेस का जो भी सदस्य जो कि चुना गया था इस चुनाव में, उसने ये शपथ ली। अब यहीं से केजरीवाल का नाटक सब शुरू हुआ और बहुत लोग का हुआ है। तो ये देखिए शपथ क्या है, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड टू वर्क इन द लेजिस्लेचर एंड आउटसाइड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी ऑफ हर पीपल। देखिए ड्रामा जरूरी होता है थोड़ा, है ना, लोग भी खोजते हैं ड्रामा, लोगों का भी मनोरंजन होना चाहिए, तो ये सब एक मनोरंजन और प्रेरणा दोनों का स्रोत होते हैं। तो अब इस तरह से एक सभा बुलाई गई, ठीक है। अब देखिए केजरीवाल जी ने ऐसे अपना शपथ ग्रहण किया या बहुत लोग किए हैं। तो कांग्रेस ने जो लोग जो चुनाव जीते थे उनकी एक विशेष सभा बुलाई कर उन्होंने शपथ लिया कि मैं अपने आप को भारत देश की सेवा में जो है अपने आप को समर्पित करता हूं, और इस जो असेंबली या लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, इसके अंदर और बाहर भारत की आज़ादी के लिए और उसके लोगों की गरीबी और शोषण को दूर करने के लिए हमेशा अपने आप को सेवा में रखूंगा, सेवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह का शपथ लिया कि मैं जो है ये शपथ लेता हूं कि अपने आप को मैं समर्पित करता हूं इस देश की सेवा और इस देश की जो विधायिका लेजिस्लेचर है जहां के हम चुने गए हैं, तो विधायिका लेजिस्लेचर के अंदर रहते हुए और बाहर भी इस देश की आज़ादी और इस देश की जनता की गरीबी और शोषण को दूर करते रहने के लिए ही काम करेंगे। इस तरह का शपथ लिया गया था। ठीक है। द कांग्रेस फॉर्म्ड इट्स मिनिस्ट्रीज इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। अब देखिए क्या हुआ, सरकार कैसे कैसे बनी कि 11 जो प्रोविंस सूबे थे टोटल देश में, उसमें 7 प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस की सरकार बनी अपनी। इन 2 मोर प्रोविंसेस इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स विथ हेल्प ऑफ अदर पार्टीज, और 2 प्रोविंस में यानी कि 7 + 2 2 प्रोविंस में जो है दूसरी पार्टियों के गठबंधन से कांग्रेस ने सरकार बनाई, यानी टोटल 9 जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। ओनली इन 2 प्रोविंसेस देयर वर नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। सिर्फ 2 प्रोविंस में जो है जो कांग्रेस के अलावा कोई दल थे उनकी सरकार बनी थी, जैसे कि पंजाब हो गया और हैदराबाद हो गया। ये दोनों, पंजाब में सिखों थे तो वो कांग्रेस को नहीं वो उतना करते थे, और हैदराबाद तरफ जो है, तो ये 2 में जो है जो मुसलमान हैदराबाद में हैं ज़्यादा, तो वहाँ दूसरे की सरकार बनी थी, लोकल वहाँ की जो पार्टी थी। तो इस तरह से यानी कि 2 प्रोविंस में जो है, ठीक है, जो कांग्रेस के अलावा किसी दल की सरकार बनी थी, ठीक है। 9 में तो कांग्रेस की सरकार बनी, 7 में अपनी, 2 में गठबंधन की, और 2 में जो है जो गैर कांग्रेसी दल थे उनकी सरकार बनी थी। These ministries did some useful work in the field of education and also improved the lot of the peasants. तो ये जो सरकारें बनी, मंत्रालय बने थे, मिनिस्ट्रीज का मतलब मंत्रालय या सरकार मंत्रालय ही होती है। तो ये जो सरकारें बनी या मंत्रालय बने, इन्होंने शिक्षा के जो है उसमें क्षेत्र में बड़ा ही लाभकारी कार्य किया, फायदे का काम किया लोगों के लिए, और साथ ही साथ किसानों की हालत में बहुत सुधार किया। किसानों के हालत में सुधार किया इन सरकारों ने, जहाँ जहाँ सूबे में सरकारें बनी थी। लॉट मतलब किस्मत भी होता है, हाँ, या जिंदगी, हालत। लॉट का मतलब हालत, किस्मत। ज्यादा भी हो रहा है। ठीक है। देखिए
they released people who had been imprisoned for participating in the struggle for freedom. और उन लोग को जेल से छोड़ दिया गया जो लोग स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण जेल में डाल दिए गए थे। तो सिर्फ संघर्ष में भाग लेने के कारण जिन लोगों को जेल वेल में डाल दिया गया था उन लोगों को भी जो है वो छोड़ दिया गया। The bans on newspapers which were there for a long time were also lifted. और लंबे समय से कई अखबारों पर जो बैन लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, है ना, उनको छाप नहीं सकते थे, बेच नहीं सकते थे, तो ऐसे अखबारों पर भी जो बैन लगा था, जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको खत्म कर दिया गया इन सरकारों के द्वारा। These ministries influenced the people in the Indian states. तो इन सरकारों ने जो है, जो भी भारतीय राज्य थे यहाँ, यानी देसी राज्यों की बात हो रही है, वहाँ के लोगों पर भी बड़ा प्रभाव डाला। ठीक है, जो देसी रियासतों के जो लोग थे उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा इन सरकारों का। देखिए, द पीपल सफरिंग अंडर, ध्यान दीजिए, the people suffering under the autocratic rule of the princes saw that the governments of so many provinces in India were being run by representatives of the people. तो इन देसी रियासतों में जो कि इन राजाओं के तानाशाही शासन में रह रहे थे लोग, मनमाने शासन में रह रहे थे, उन लोगों ने देखा कि देश के कई सूबों में लोगों के प्रतिनिधियों की सरकारें चल रही हैं। समझ गए? उन लोगों ने जो कि वहां अपने राजाओं के मनमाने शासन में अत्याचार सह रहे थे, उन्होंने ये देखा कि देश के आज कई सूबों में जहां चुनाव हुए हैं वहां लोगों के प्रतिनिधियों की सरकारें चल रही हैं। मेनी नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू and Subhash Chandra Bose had been opposed to the formation of ministries by the Congress. अब यहां देखिए, हालांकि ये सब हो गया, सरकारें बन गई, लेकिन कांग्रेस के कई जो नेता थे वो ऐसी सरकारें बनाने के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेके और ये सरकार बनाना चाहिए था, नहीं मान। और इसमें खास करके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनका यह मानना था कि जैसा पहले चल रहा था कि चुनावों का बहिष्कार किया जा रहा था पहले से, उसी नीति पर आगे चलना चाहिए था कांग्रेस को। चुनावों का बहिष्कार ही करना चाहिए था और उनको चुनाव में शामिल होकर सरकार में नहीं आना चाहिए था, ऐसा ये लोग सोचते थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्कर्स एंड पेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैड ग्रोन इन द कंट्री। इसी बीच क्या हुआ था बदलाव देश में कि जो मजदूर और किसानों के जो संगठन थे उनका जो है देश में समाज पर बहुत प्रभाव बढ़ गया था, उनका प्रभाव बढ़ गया था। मजदूर संगठन, किसान संगठन, उनका प्रभाव बढ़ गया था। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, आपने पढ़ा था कि ये नेता जो थे जैसे जवाहरलाल, ये सब सुभाष और कई लोग थे जिन्होंने कि जो सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, समाजवाद में, तो उन्होंने एक अलग से पार्टी, मतलब कांग्रेस का ही एक पार्ट था, तो कांग्रेस का ही एक दल जो कि समाजवादी विचारों में विश्वास करता था, तो उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक बनाई थी, पढ़ चुके हैं। तो द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अंडर लीडर्स लाइक आचार्य नरेंद्र देव हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो राजनीति में यानी कि जो समाजवादी थे एक तरह से, उनका भी बड़ा प्रभाव बढ़ गया था। समझ रहे हैं? राजनीति में समाजवादी विचारों वाले नेताओं का और उस दल का, जो कि दल कौन सा था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और जिसके कि इस दल के मुख्य नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। तो इन लोगों का बड़ा ही प्रभाव बढ़ गया था राजनीति में। सर फॉर्मेशन तो जवाहरलाल नेहरू
कई लोग मिल के, मतलब एक था वो, कोई फॉर्मेशन नहीं, मतलब मिल के अपना एक ग्रुप बना लिए थे, तो उसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी हैड ऑल्सो ग्रोन, और इसी बीच जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका भी प्रभाव बढ़ा था। Thus, the influence of people who did not want to compromise with the British government had grown. तो ये सब का प्रभाव बढ़ने से क्या हुआ था कि ऐसे लोगों की संख्या या ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ गया था जो कि किसी भी हालात में ब्रिटिश सरकार से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। समझ रहे हैं? ऐसे लोगों का प्रभाव राजनीति में या कांग्रेस में या समाज में बढ़ गया था जो कि समाजवादी विचारों के थे, और इसलिए वो किसी भी तौर पर ब्रिटिश सरकार से कोई तरह का समझौता, कोई तरह का गठबंधन नहीं करना चाहते थे। जो मैंने बताया कि इसलिए लोग खिलाफ थे कि हम चुनाव में भाग ही नहीं लेना चाहिए, हमें सरकार बनाने में क्या मतलब, नहीं बनाना चाहिए। दे वॉन्टेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड वर इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग अ मूवमेंट टू अचीव इट। तो ये लोग क्या सोच रहे थे? ये लोग चाह रहे थे कि पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज हमें मिलना चाहिए, और उसके लिए ये एक बड़ा आंदोलन जो है वो शुरुआत करना चाह रहे थे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज के लिए एक और बड़ा आंदोलन शुरुआत करना चाह रहे थे। Some of the moderates in the Congress were, however, not in favor of launching the movement immediately. लेकिन कुछ जो इसमें मॉडरेट, जो नरमपंथी जो थे, जो अभी भी जो चाहते थे कि बहुत एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा उत्साही होकर नहीं करना चाहिए, आराम से ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, तो मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस में कुछ लोग, वो अभी भी जो है कोई नया आंदोलन शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, who had become Congress president in 1938, again contested for presidentship of Congress in 1939 against a moderate candidate and was elected. तो देखिए कांग्रेस में क्या बदलाव आ रहे थे कि कांग्रेस में ऐसे लोग जो कि समाजवादी विचारों के थे और साथ ही साथ बहुत एक्टिव, बहुत सक्रिय रूप से अंग्रेजों से संघर्ष करने के सोच रखते थे। समझ गए? जो ये युवा लोग थे, जैसे कि जिसमें नेहरू हो गए, सुभाष हो गए और बहुत से लोग हो गए, तो जो कि समाजवादी विचारों से प्रभावित थे और बहुत सक्रिय, बोल रहे बिल्कुल अब संघर्ष करना होगा हमें, कड़े संघर्ष की, आपने सब पढ़ चुके हैं, कड़े संघर्ष की जो बात करते थे ब्रिटिश सरकार से। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों का कांग्रेस में बड़ा प्रभाव बढ़ रहा था, और इसीलिए नेहरू और सुभाष दिनों दिन बहुत तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे थे। तो यहां सुभाष जो है वो नेहरू से भी एक कदम आगे थे। ठीक है, नेहरू तो अपना भाव कसते थे कि नहीं संघर्ष करना होगा, सुभाष तुरंत बंदूक उठा के तैयार कि नहीं अब कुछ कर ही दिया जाए। ठीक है, तो नेहरू से भी एक कदम आगे, रेडिकल सोशलिस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि सुभाष की भी जो प्रसिद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और ये जो है बोलने अपनी विचार भी रख रहे थे खुले रूप से। तो 1938 में, ठीक है, 1938 में जहाँ की त्रिपुरी में हुआ था, 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का सेशन हुआ था। हरिपुरा, तो हरिपुर या हरिपुर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हरिपुरा लिखते हैं। तो हरिपुर में जहाँ की हुआ था, हैं यही यूपी दिल्ली इधर बॉर्डर के पास। तो हाँ, क्या बता रहे थे कि जो सुभाष जो थे, तो वो अपने विचारों को, जो कि क्रांतिकारी विचार थे उनके, जो कड़े संघर्ष और बल का प्रयोग, शक्ति, यानी कि वो उनका मानना था कि जो भी तरीका हो उससे हमें आज़ादी ले लेनी चाहिए अंग्रेजों से। ठीक है, इसकी लंबी कहानी डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा खाली बताएंगे आपको।
तो सुभाष का जो सोच था कि अब हमें ये नहीं करना चाहिए, जो भी तरीका हो उससे हमें आज़ादी ले लेना चाहिए, जिसका भी साथ लेना पड़े, जो भी तरीका इख्तियार करना पड़े। और गांधी यहाँ खिलाफ थे, बोले नहीं, हम बताया आपको कि कभी भी वो अच्छे, कितने ही अच्छे को हो, लेकिन गलत तरीकों का इस्तेमाल कभी भी उन्होंने वो नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि चूंकि वो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ थे, तो हिंसा का समर्थन कभी नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ पर सुभाष जो कि हिंसा को भी जो है बोलने शुरू कर दिए थे कि नहीं, हमें जो भी चाहे बल का ही प्रयोग करना पड़े, इन लोगों को देश से खदेड़ना होगा, आज़ादी लेना होगा। तो युवा को बहुत प्रिय भा रही थी सुभाष की बातें, और इसलिए सुभाष की जो प्रसिद्धि थी तेजी से बढ़ रही थी। और यहाँ क्या हुआ कि सुभाष ने जो है हरिपुर में अध्यक्ष बने, जीते चुनाव भारी मतों से, वहाँ बने। और पहले से ही ये जो है ऐसी बातें शुरू कर दिए थे जो कि गांधी की नीति से मेल नहीं खाती थी। जहाँ गांधी अहिंसा की बात करते थे, गांधी किसी का गलत फायदा नहीं उठाने की बात कहते थे। गांधी कहते थे नहीं, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसका गलत फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। वहां सुभाष कहते थे कि हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए, अगर शत्रु कमजोर है तो उस पर अटैक करके हमें विजय पा लेनी चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि फैजपुर जो कि 37 में हुआ था फैजपुर में, तो वहाँ से जो है ये जो है आपके थोड़ा सा इनकी सुर अलग बदलने शुरू हो गए थे सुभाष के, जो कि गांधी की नीति से अलग जा रहे थे। तो हालांकि उनसे ये शिकायत किया इन्होंने, क्या नाम था, क्या नाम था, अच्छा ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा ना। तो कांग्रेस के एक जो नेता थे बड़े गांधी के, वो पक्के फॉलोअर कहे जाते हैं, अभी देखिए नाम मुंह से नहीं आ रहा है। तो वो जो है उन्होंने कहा भी कि आपके सुर जो है इसका बड़ा अलग आपसे जा रहा है, एक तरह से आपके खिलाफत कर रहा है सुभाष। तो उन्होंने कहा कि ये अभी इनका युवराज है कांग्रेसियों का और देशभक्तों का, इसकी ज़रूरत है कांग्रेस को। और ठीक है, बोल रहे हैं तो बोलने दिया। हाँ, तो बोले भी कि इसके जैसा देशभक्त आज नहीं है देश में दूसरा, तो इसलिए ठीक है, वो विचार अलग है, थोड़ा उसका अलग है तरीका। तो इन्होंने फिर 1939 में भी जो है चुनाव के लिए खड़े हो गए। और जहां सब लोग जो अंदर जो मतलब थे कांग्रेस में, जो मतलब बड़े पदों पर जिम्मेदार थे, वो समझ रहे थे अंदर की राजनीति। आम जनता तो नहीं जान रही थी, लेकिन जो लोग थे अंदर बड़े पदों पर, वो तो जान रहे थे राजनीति क्या चल रही थी। तो गांधी का अलग रास्ता चल रहा था, सुभाष अलग रास्ते पर युवा को ले जाना चाह रहे थे, और नेहरू बीच में फंसे हुए थे कि किधर जाएं। ठीक है, तो क्योंकि गांधी की बातें अच्छी लगती थी और सुभाष की बातें उनको सही लगती थी। तो 1939 में सुभाष फिर से चुनाव के लिए अपना नाम भर दिए। तो हुआ कि पता चल हो, तो बात तो हो ही गया कि भाई सुभाष चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आखिर क्या किया जाए। तो गांधी ने कहा कि ठीक है, तो हम किसी को खड़ा करेंगे जो हमारी बातें वो कर। तो वो सबसे पहले गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। राजेंद्र प्रसाद जो उनके पक्के भक्त, कहे कि राजेंद्र जी आप खड़े हो जाइए। बोले कि गांधी जी आप बात तो सही कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुभाष का मुझे विरोध नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ खड़े होने से लोगों में गलत संदेश जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया। तो फिर ये गए अबुल कलाम के पास। अबुल कलाम भी कहे कि हमारा अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग इतना साथ में काम किए हैं और मैं उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा हूँ, तो ये आपसी मतलब इसमें अच्छा, इतना हम लोग का रिश्ता जो लंबा हम लोग चले हैं वो ठीक नहीं रहेगा सुभाष के खिलाफ खड़ा हो। तब जाके देखे ये लोग कोई नहीं तैयार हो रहा है। तो एक सीतारमैया थे जो गांधी के अंधभक्त थे, गांधी कहते कि कुआं में कूद जाओ, तो कुआं में भी कूदने वाले थे। तो उन्होंने सीतारमैया से कहा, और उनका वैसा नहीं था कि ठीक है, एक होता है अपना अपना सबका एक व्यक्तित्व होता है। तो सीतारमैया को इन्होंने कहा, पट्टाभी सीतारमैया को, कि आप खड़े हो जाइए। तो बोले ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो पट्टाभी सीतारमैया जो है वो खड़े हो गए सुभाष के खिलाफ, और सुभाष जो है फिर भारी मतों से जीत गए। ठीक है, नहीं सुभाष देखिए भारी मतों से जीत गए, लेकिन चूंकि वोट देने वाले जो लोग थे अभी उनको ये सब राजनीति की जानकारी नहीं थी कि ये सब चल रहा है और गांधी ने कैंडिडेट का, वो तो समझ रहे थे कि सीतारमैया खड़े हुए हैं। ठीक है, वो थोड़े जान रहे थे कि गांधी, देखिए आम आदमी को इतना राजनीति का नहीं ना पता होता है बाहर, तो वो समझे कि सीतारमैया खड़े हुए हैं, लोगों ने वोट कर दिया सुभाष के फेवर में। तो सीतारमैया हार गए, तो गांधी मंच पर आए और बोल दिए कि ये सीतारमैया की नहीं, ये मेरी हार है। ठीक है, ये सीतारमैया की नहीं, ये मेरी हार है।
तो जितने लोग जीते थे, मतलब बहुत सारे पोस्ट पर चुनाव होता है ना, खाली एक अध्यक्ष के लिए नहीं, और भी सब सेक्रेटरी है, सबका चुनाव होता है। तो जितने भी लोग चुनाव जीते थे सुभाष के साथ, सब लोगों ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, सब लोगों ने रिजाइन कर दिया। तो हुआ ये कि सुभाष जो है देखे कि जब सब रिजाइन कर दिया तो हम काम किसके साथ करेंगे, फिर तो ये हो नहीं पाएगा चुनाव वैलिड जो है। तो गए गांधी के पास और बोले कि गांधी जी अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, तो गांधी जी बोले कि आप तो चुनाव जीते हैं, तो आप अपना बनाइए, जो मतलब कांग्रेस का वर्किंग कमेटी कहा जाता है, जो सबसे टॉप लेवल बॉडी होता है पार्टी का, उसको वर्किंग कमेटी कहा जाता है। तो बोले कि आप अपनी वर्किंग कमेटी बनाइए, चुनाव जीते हैं और काम करिए जो करना है। तो फिर समझ गया सुभाष की गांधी अपना साथ देने नहीं वाले हैं और सबने रिजाइन कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ चलेगा नहीं, तो छोड़ना पड़ेगा कांग्रेस। यहाँ तो अब कोई चारा है नहीं, क्योंकि गांधी के सब फॉलोअर हैं। तो इस वजह से चुनाव ने वहाँ से फिर जो है सुभाष रिजाइन कर दिए और छोड़ के देश चले गए। वहाँ फिर सिंगापुर और फिर उधर निकल गए थे। एक्चुअली यहाँ पर देखिए बात एक और क्या हुआ था कि जहाँ तक जो है मतलब गांधी को ये भनक लग गई थी कि सुभाष जो है जापान की मदद लेने के लिए तो थी ही, फिर उन्हें पता चला कि जापान और हिटलर का भी मदद लेने के लिए तैयार है अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज दुश्मन थे उनके, वहाँ लड़ाई चल रही थी, विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और उसमें जो है आपके जो इन्हें लगा कि हिटलर से, तो फिर वहाँ पर इन्हें लगा कि अब जो है सिर से पानी ऊपर चला गया। जब हिटलर और जापान से मिलने की इनके खबर की उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं सुभाष, तब लगा कि नहीं अब, क्योंकि इन सब के साथ तो तब तो नहीं, तो इसलिए वहाँ से बिल्कुल रास्ता दोनों का अलग हो गया। तो वो भी समझ गए कि यहाँ हमारे क्रांतिकारी विचार लोग नहीं अपनाने देंगे, और यहाँ गांधी जब तक रहेंगे तब तक हमारी बात लोग मानेगा नहीं। तो इसलिए सुभाष यहाँ से निकल लिए दूसरी जगह, बोले यहाँ अब नहीं होगा, अब दूसरे देश में जाके कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से वो सिंगापुर और फिर उधर कई देश निकल गए। तो चलिए यहाँ तक की कहानी आपको समझा दिए क्या हुआ। तो इसी जो ये त्रिपुरी 1939 का जो ये हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था चुनाव, इसलिए इसको त्रिपुरी क्राइसिस कहा जाता है। लिख लीजिए वहाँ पर, इसी को हिंदी में त्रिपुरी संकट और इंग्लिश में त्रिपुरी क्राइसिस कहा जाता है। ये जो पूरी मैंने आपको राजनीति और ये घटना बताई, ये सब जो कांग्रेस में हुआ, हाँ, तो इसको हाँ, तो यूपीएससी में क्या सब में पढ़ना है, कोई छुपी बात थोड़े है। अब वो आपको अब डिटेल अभी बता दिए, चूंकि रोचक थी, आगे डिटेल में पढ़ेंगे किताबों में। क्राइसिस CRISIS, इतनी कहानी का है, वही हुआ था और क्या हुआ था। ये सब घटना त्रिपुरी के अधिवेशन में हो रहा था। जो अभी चुनाव हुआ ये त्रिपुरी में हुआ था 1939, अभी लिखे ना। तो ये सब वहाँ त्रिपुरी की घटना है। फिर उसके बाद वापस इंडिया नहीं आए? नहीं, फिर हमेशा के लिए चले गए? फिर चले ही गए यहाँ से, फिर कभी लौट के ना आने दिया उनको। कुछ पता नहीं है। लौट के आ भी नहीं सकते थे ना, लौट के आते तो जेल हो जाती उन्हें। क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल घोषित किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। हाँ, वो कानून मानना था ना उनको, माफ़ी नहीं हो सकती थी भारत में, इसलिए भी कारण था कि क्या हो। ये बात बहुत लोग नहीं बोलता है खोल के, जो ऐसे आम जनता क्या मतलब इन बातों से। अरे जब लड़ाई किए थे तो वो क्रिमिनल हुए ना, मतलब अरे अंग्रेजों के खिलाफ और किससे, जो सशस्त्र विद्रोह आपने किया उनके खिलाफ, तो उनको जो है यहाँ फिर बंदी होना पड़ता अगर वो लौटते देश, तो इसलिए भी लौटे नहीं। और फिर जो भी हो गया कि मर गया, क्या हुए नहीं हुए, सब अफवाह है वो सब है। हाँ, अफवाह है, वही बोले मरे क्या हुए, मतलब एक तरह से, क्योंकि वो लौट सकते नहीं, जो परिस्थिति थी उसमें वो लौट नहीं सकते थे देश, क्योंकि लौटते तो यहाँ कानून के सामने फिर दिक्कत आ जाती है, उनको गिरफ्तार करना पड़ता। तो ये सब से बचने के लिए चलिए वो आगे की बात है। तो यहाँ देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो हाउएवर ही रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस सून आफ्टर एंड लेटर ज्वाइंड द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ उन्होंने कांग्रेस के उससे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ही एक तरह से छोड़ दिया। उन्होंने एक नया दल जो है ज्वाइन कर लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी ये ऐसे लोगों का दल था जो आगे की सोच रखता था और जो किसी भी तरीके से आज़ादी को पाना चाहता था सक्रिय रूप से। बोले ठंडे लोग से अब नहीं होगा, हम लोग को क्रांतिकारी तरीका। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है क्रांतिकारियों का इस तरह का दल था, BLOC ब्लॉक भी समूह को कहते हैं, ऐसे समूह को कहते हैं जो
क्रांतिकारी होता है, जो शस्त्रों बल के प्रयोग से कुछ भी करना चाहता है, उसको ब्लॉक कहते हैं इंग्लिश में, BLOC। ये समूह है, ब्लॉक हाँ, समूह ग्रुप। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन किया था इसी साल 1939 में। आज आता है फॉरवर्ड ब्लॉक, कई बार फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी पूछता है तो सुभाष ही का नाम आता है उसमें, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष ही का नाम आता है उसमें। ठीक है, यहाँ स्पष्टता नहीं दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने ही एक तरह से इसकी स्थापना भी की थी, ऐसा आता है कई बार। डेट क्या कब लगा? डेट वही है, 1939 का साल है। का तो है सर। ठीक है, Yes, sir. तो देखिए, विदिन अ फ्यू मंथ्स ऑफ दीज डेवलपमेंट्स बिग चेंजेस टुक प्लेस इन द वर्ल्ड सिचुएशन। तो ये सब जो घटनाएं घटी, इसके कुछ ही महीनों में जो है दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो गए। क्यों? मैंने बोला कि विश्व युद्ध शुरू हो गया था। दीज चेंजेस हैड एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंटर्ड इट्स लास्ट फेज। इन घटनाओं का भारत पर सीधा सीधा तुरंत प्रभाव पड़ रहा था, और इसके कारण जो है, इन घटनाओं के कारण जो देश में स्वतंत्रता का जो संघर्ष आंदोलन चल रहा था, ये अपने अंतिम दौर में पहुंच गया, जहां की अब स्वतंत्रता काफी नजदीक दिखने लगी थी। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हुई, यानी कि ये कांग्रेस में ये सब होना, सुभाष का जाना और फिर विश्व युद्ध का छिड़ जाना, इन घटनाओं का तुरंत प्रभाव पड़ा देश के ऊपर, और बहुत से बदलाव देश दुनिया में भी आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं गए थे। हाँ, हाँ, तो जो है यहाँ भी अब कुछ लोग वैसे राजा लोग भी तो भेजते थे ना, उनके पास भी तो सैनिक होता था। तो जो है देखिए कि विश्व में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए और उनका तुरंत प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा था, और इससे जो हमारा उस समय ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि जो हमारा स्वतंत्रता का संघर्ष जो चल रहा था वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गया, उसमें भी तेजी से बदलाव आए। तो यहाँ तक ये चैप्टर था हमारा, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट 1923 से लेके 1939, यानी 23 जहाँ की स्वराज पार्टी बनी थी, कांग्रेस से अलग होके जो मॉडरेट थे स्वराज पार्टी बनाए थे, और 39 जहाँ की सुभाष का जाना, फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना और विश्व युद्ध का शुरू हो जाना। तो यहाँ तक की घटनाओं, यहाँ तक का जो दौर था आंदोलन का, उसको हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के साथ जो आगे की जो वो रही आंदोलन, उसको अब हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री हम लोग का जो है मॉडर्न